हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हम जानेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बॉडी के अंदर ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी खुद को बैलेंस कर लेती है। यानी कि उस पॉइंट पर फोर्स लगाने के बाद हम बॉडी के मोशन को सीज भी कर सकते हैं और उस पॉइंट पर फोर्स लगाने के बाद बॉडी के मोशन को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्योरेटिकली समझना बड़ा आसान है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी खुद को बैलेंस कर ले। लेकिन वहीं इसकी डिफाइन को जब हम क्लास 10th में या सीनियर क्लासेस में देखते हैं तो डिफाइन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट दी होती है। तो उसकी डिफाइन को अगर हम देखें तो डिफाइन कहती है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट, ये हमने जान लिया है, अबाउट विच द algebraic sum of movements of the weight of all particle constituting the body is zero, the entire weight of the body can be considered to be at this point। इस बात को जरा समझिए। अगर हम एक स्केल का एग्जांपल लें और ये एक स्केल है, इस स्केल को अगर मैंने ऐसे हवा में बैलेंस करना है तो मैंने इसको दो पॉइंट्स पर बैलेंस किया, एक यहां और एक यहां। तो मैंने देखा कि ये स्केल बैलेंस है। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों पॉइंटों पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये स्केल बैलेंस हो जाएगा। हम जरा इसको प्रैक्टिकली समझें। ये स्केल है, इस स्केल को बैलेंस करना है तो मैंने दो जगह फोर्स लगाया है इस तरीके से, ये ऐसे है। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि मैं सिर्फ एक ही जगह फोर्स लगाऊं और ये बॉडी बैलेंस हो जाए। तो मैंने एक फोर्स को हटा दिया तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि ये स्केल ऐसे नीचे जाने लगेगा, ये स्केल नीचे जाने लगेगा इस तरीके से। अगर मैं इस तरफ की फोर्स को हटाता हूं तो ये स्केल इधर जाने लगेगा। लेकिन अगर मैं इस स्केल को इस पॉइंट पर बैलेंस करता हूं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि ये स्केल ना तो इस तरफ जा रहा है और ना ही इस तरफ जा रहा है, यानी कि ये इस पॉइंट पर काउंटर बैलेंस हो गया है। लेकिन अगर मैं इस स्केल को यहाँ से पकड़ता हूँ, मीटर स्केल को, तो ये ऐसे गिर जाएगा। अगर मैं इसको इधर से पकड़ता हूँ तो ये ऐसे गिर जाएगा। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी खुद को बैलेंस कर ले। अब आप देखिए, हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में जो वीडियो है हमारा ऑन फोर्स, उसमें हमने पढ़ा है कि मोमेंट भी किसी चीज़ को क्या देता है, रोटेटिंग इफेक्ट देता है। देखिए, इस स्केल के इस तरफ गिरने के लिए कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है मूवमेंट। उस मूवमेंट को एक्ट कौन कर रहा है? उस मूवमेंट को जब हमने यहां पर किया तो इसके कुछ पार्टिकल हैं, एक पार्ट ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल नीचे ग्रेविटी से मिलने के बाद वेट बना रहे हैं। तो वो जो छोटे छोटे वेट हैं वो सारे वेट मिलकर इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जनरेट करेंगे। इस तरफ जो छोटे छोटे वेट हैं वो सभी वेट मिलकर इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जनरेट करेंगे और ये वाला मूवमेंट इस वाले मूवमेंट को काउंटर बैलेंस कर लेगा। तो इस पॉइंट पर ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि हमने कोई फोर्स नहीं लगाई है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये मूवमेंट बैलेंस नहीं हो रहा है। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि टोटल इधर का वेट और टोटल इधर का वेट काउंटर बैलेंस हो रहा है इस पॉइंट पर। दैट मींस इस पूरे स्केल का जो एक्चुअल वेट है वो कहीं सेंटर में लग रहा है और सेंटर पर लगने की वजह से मूवमेंट क्या हो जाएगा? उसके अबाउट जीरो हो जाएगा। थ्योरेटिकली इसको समझते हैं कैसे होगा। हमने क्या किया, हमने इस फोर्स को हटा दिया तो हमने ऑब्जर्व किया ये स्केल ऐसे गिरने लगा। जब हमने इस फोर्स को लगा रहने दिया और इस फोर्स को हटा दिया तो हमने ऑब्जर्व किया ये स्केल ऐसे गिरने लगा। लेकिन जब हमने इन दोनों फोर्सेस को हटाकर हमने स्केल को इस सेंटर में अगर बैलेंस किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये स्केल इक्विलिब्रियम में आ गया है, ना ये अब इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। दैट मीन्स इस स्केल के पास जो छोटे छोटे अपने पार्टिकल हैं, मैं कुछ ही पार्टिकल बना रहा हूं, इसके पास ट्रिलियंस बिलियंस में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ये सारे पार्टिकल क्या हैं? इनके पास अपना मास है और इन पर क्या लग रही है? ग्रेविटी। तो इनके पास क्या हो जाएगा? m/g। तो इस तरीके से एक पार्टिकल के पास क्या हो गया? W1। इसके पास क्या हो गया? W2, यानी कि वेट 2, वेट 3, वेट 4। इस तरफ भी इसके पास मास है तो वेट 5, वेट 6, वेट 7, वेट 8, वेट 9 और वेट 10। यानी कि ये सभी वेट मिलकर अपने अपने डिस्टेंस पे, यानी ये वाला वेट इस डिस्टेंस के अबाउट, ये वाला वेट इस डिस्टेंस के अबाउट, ये इस डिस्टेंस के अबाउट, ये इस डिस्टेंस के अबाउट, ये इस डिस्टेंस के अबाउट और ये इस डिस्टेंस के अबाउट, ये सभी मिलकर क्या लगा रहे हैं? मूवमेंट इस तरफ। इसी तरीके से यहां पर ये वाला वेट इसके अबाउट, ये वाला वेट
ये वाला वेट यहां से, ये वाला वेट इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला वेट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब भी क्या लगा रहे हैं, मोमेंट लगा रहे हैं। यानी कि इन सब के द्वारा, यानी कि अगर मैं इनके डिस्टेंस ले लेता हूं, मान लीजिए यहां से W1 से जो मैंने डिस्टेंस लिया, ये लिया x, ये y, ये z, ये k, तो W1x प्लस W2y प्लस W2z प्लस W3z प्लस W4k इज इक्वल्स टू W6, अगर यहां पर मैं रखता हूं ये वाला, ये x, ये y, ये z, ये k, W6k प्लस W7z प्लस W10 इंटू वाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सभी मूवमेंट क्या हैं, यानी कि इन सभी मूवमेंट्स को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि इनका एक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और जीरो क्या आएगा, यानी कि एक्चुअल रिजल्टेंट मूवमेंट हमने पढ़ाया था, कभी भी फोर्स मूव नहीं कराती है, मूवमेंट मूव नहीं कराता है, रिजल्टेंट कराता है, यानी कि जो नेट मूवमेंट या नेट फोर्स होगी वो कराएगी। तो नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। नेट फोर्स क्या होती है, एक्टिंग फोर्स माइनस रिएक्टिंग फोर्स। अब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, तो नेट मूवमेंट क्या हो गया, जीरो, तो ये कहीं भी नहीं गिरेगा। इसका एक दूसरा मैथमेटिकल तरीके से आप देखिए, हमने ये माना कि ये सभी छोटे छोटे वेट मिलकर इसके सेंटर पर, जहां पर हमने इसको बैलेंस किया है, इसका सारा वेट वहां एक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो वेट है ये गिरने का कॉज होता है। जब हम इस बॉडी को यहां पर काउंटर बैलेंस करते हैं तो ये वाला वेट इस तरफ मूवमेंट बना देता है, इसलिए स्केल इधर गिर जाता है, और जब हम इस बॉडी को इस पॉइंट पर बैलेंस करते हैं तो ये इस तरफ मूवमेंट बना देता है, इसलिए बॉडी इस तरफ गिर जाती है। यानी कि W पर ही अगर हमने क्या लगा दिया है, फलक्रम, जहां पर इसका टोटल वेट एक्ट कर रहा है, अगर उसी पॉइंट पर हमने क्या लगाया है, फलक्रम लगाया है, दैट मींस उस पॉइंट पर फलक्रम लगाने के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्टिंग फोर्स एंड द फलक्रम कितना हुआ, वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। तो W इंटू जीरो कितना आया, जीरो, तो मूवमेंट कितना आया, जीरो, इसीलिए ये स्केल क्या होता है, तो ये W इंटू जीरो क्या आया, जीरो, तो मूवमेंट भी हमारा कितना हो गया, जीरो, ठीक है। तो हमने जाना CG एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी खुद को काउंटर बैलेंस करती है। कंसिडर करिए कि एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से है। इस ब्लॉक में अगर आप इस पॉइंट पर फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक आगे मूव नहीं करेगा। ये ब्लॉक किस तरीके से मूव करेगा, ये ब्लॉक इस तरीके से मूव करेगा, ये ऐसे गिरने लगेगा, यानी कि ये टर्न होने लगेगा, ठीक है। अगर आप इस ब्लॉक पर इस पॉइंट पर फोर्स लगाओगे तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये इस तरीके से गिरने लगेगा। लेकिन अगर आप इस ब्लॉक के एक सेंटर पॉइंट पर, जिसको CG कहते हैं, उस पर फोर्स लगाओगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये ब्लॉक आगे जाने लगेगा, ऐसे मोशन करेगा अपना, ठीक है, ये अपना ऐसे मोशन करेगा। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो मोशन हमें मिला, ये मोशन हमें कब मिल रहा है, जब हमने फोर्स कहां लगाई है, CG पर। यानी कि CG वो पॉइंट है जिसके अबाउट फोर्स लगाने से सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑटोमेटिकली नेट रिजल्टेंट ऑफ मूवमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए उसकी वजह से हमें मोशन मिलता है। एक बात आपको याद रखनी है कि CG जब कई ऑब्जेक्ट्स की एनालिसिस की गई तो उसमें एनालिसिस किया गया कि CG के होने के लिए मास का होना जरूरी नहीं होता है। यानी कि जब हमने रिंग को एनालिसिस किया तो हमने देखा कि रिंग का CG जो है वो उसके सेंटर में आ रहा है और यहां पर नो मास होता है, यानी कि यहां पर कोई भी मास नहीं है। इसी तरीके से जब हमने ट्राइंगल को एनालिसिस किया तो ट्राइंगल का CG वहां आने लगा जहां पर
ये दोनों मीट करेंगे तीनों, ठीक है। अगर हमने रेक्टेंगुलर कोई ऑब्जेक्ट लेना है तो उस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं कि उसके सेंटर में, यानी कि लेंथ बाई 2 के सेंटर पर, ब्रेथ बाई 2 के सेंटर पर और लेंथ बाई 2 के सेंटर पर, ठीक है। यानी कि अगर लेंथ आपको ऑब्जर्व करनी है और ये 100 है तो लेंथ 50 लो, और अगर ये 10 है तो ये 10 का आधा 5 लो, तो सी जी कहाँ आएगी? सेंटर में आएगी। अगर कोई बॉडी स्क्वायर है तो उसके डायगोनल्स को आप इस तरीके से करें, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये पॉइंट उसका सी जी कहलाएगा। यानी कि अगर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को आपको बैलेंस करना है तो इस पॉइंट के अबाउट होगा, इसको अगर बैलेंस करना है तो इस पॉइंट के अबाउट होगा, रिंग जो है वो बैलेंस इस पॉइंट के अबाउट होगी। और हम ये करके भी देखते हैं। अगर हमारे पास एक रिंग है, उस रिंग में आप थ्रेड बांध लीजिए, अगर आप इस कोने के थ्रेड को पकड़ेंगे तो रिंग ऐसे गिर जाएगी, अगर आप इस कोने से थ्रेड को पकड़ेंगे तो रिंग ऐसे गिर जाएगी, अगर आप इधर से पकड़ेंगे तो रिंग ऐसे गिर जाएगी, अगर आप इधर से पकड़ेंगे तो रिंग ऐसे गिर जाएगी, धागे में ऐसे बंधी हुई, ठीक है। क्योंकि जब धागे में आप रिंग को बांधेंगे तो वो इस तरीके से गिरी हुई होगी, लेकिन आप चाहते हैं कि वो ऐसे बैलेंस हो, तो आप देखिए, आप यहाँ एक धागा बांधिए और यहाँ बांधिए, जब ये सभी धागे कहाँ इसके सेंटर में एक्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि रिंग ऐसे बैलेंस है। और कई बार हम देखते हैं गिफ्ट आइटम जो हैं उनके ऐसे ऐसे धागे साइड से बंधे हुए और इस तरीके से कोन बनते हुए ऊपर आ जाते हैं, और ये रिंग क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है, जब ये सभी धागे एज ए कोन इसके सेंटर में आ जाते हैं। यानी कि ये वाला पॉइंट इसके यहाँ बिल्कुल सेंटर में ऐसे कोन बनती जाती है और उसके चारों तरफ जो होती हैं वो फोर्सेस लग जाती हैं, तो इसकी सीजी भी इसके सेंटर में ही होती है। तो आई थिंक सीजी अब आपका क्लियर हो गया होगा। सीजी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। सीजी एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर बॉडी जो है खुद को काउंटर बैलेंस कर लेती है, जहाँ पर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स कंस्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी जीरो होते हैं। दूसरी बात यह है कि सेंटर ऑफ मास इससे एक अलग सेंटर ऑफ मास एक अलग क्वांटिटी है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप फाइंड आउट करिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ बॉडी। एक चीज़ और आप जान लीजिए, अगर मैं किसी बॉडी का शेप चेंज कर देता हूँ तो उसका सी जी बदल जाएगा। मान लीजिए इसका सी जी यहाँ था और अगर मैंने इसका शेप ऐसे कर दिया तो हो सकता है इसका सीजी इधर आ जाए, ठीक है। तो शेप एंड साइज पे भी सीजी क्या करती है? डिपेंड करती है। ये हमें समझना है। इसका क्लास 10th में एक प्रैक्टिकल भी होता है, हम प्लम लाइन ड्रॉ करते हैं और उसकी बाय द हेल्प ऑफ इट वी आर एबल टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पार्टिकुलर बॉडी। तो जिस तरफ मास ज़्यादा होगा, अगर ये एक बॉडी है और ये बॉडी यहाँ सॉलिड है और इस तरफ हॉलो है, तो इसकी जो सीजी है ना वो इस तरफ खिसक जाएगी। तो सीजी हमेशा जहां मास होता है वहां खिसकती है। मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये इसका मास है, तो वो सीजी इसके सेंटर में होगी, लेकिन अगर मास इसका मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया है यहाँ पर इस तरफ, तो सीजी इसके सेंटर से नीचे की तरफ खिसक जाएगी, यहाँ कहीं हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीजी जो है जहाँ ज़्यादा मास होता है उस तरफ शिफ्ट होने लगती है और जहाँ डेंसिटी बढ़ती है उस तरफ शिफ्ट होने लगती है। ये सीजी की एक प्रॉपर्टी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।